हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस एंड साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू। लार का क्या कार्य होता है? फर्स्ट, कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट्स, स्टार्च वसा में परिवर्तित करना। सेकंड, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। थर्ड, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना। फोर्थ, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स। क्वेश्चन 2, रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। इफ शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज। रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। फर्स्ट 6 मीटर, सेकंड 8 मीटर, थर्ड 10 मीटर, फोर्थ 12 मीटर। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 6 मीटर। इसका आंसर 6 मीटर इसलिए होगा क्योंकि द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। रितु प्लेन मिरर के आगे खड़ी है। रितु और इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि रितु 2 मीटर मिरर की ओर बढ़ती है तो मिरर में रितु की जो इमेज बन रही है वो इमेज भी 2 मीटर आगे बढ़ेगी। अब रितु और इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर होगी। क्वेश्चन 3, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित द्रवों में से कौन से कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं? ए विनेगर, बी शुगर सोल्यूशन, सी साल्ट सोल्यूशन, डी डिस्टिल्ड वाटर। फर्स्ट सी और डी, सेकंड बी और सी, थर्ड ए सी और डी, फोर्थ ए और सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फोर्थ ए और सी, विनेगर और साल्ट सोल्यूशन। क्वेश्चन 4, द रीजन ऑफ सी ब्रीज इज। सी ब्रीज यानी समुद्र समीर का क्या कारण होता है? फर्स्ट, ड्यूरिंग द डे द सी वाटर गेट्स हीटेड फास्टर देन द लैंड। दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। सेकंड, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। थर्ड, एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द सी वाटर। रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। फोर्थ, एट नाइट द सी वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर। दिन के दौरान जमीन पानी की तुलना में तेजी से गर्म हो जाती है। भूमि पर हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। समुद्र से ठंडी हवा अपनी जगह लेने के लिए भूमि की ओर बढ़ती है। भूमि से गर्म हवा चक्र को पूरा करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। समुद्र से आने वाली हवा को सी ब्रीज कहा जाता है। इस डायग्राम में नीचे दिखाया गया है कि दिन के समय में लैंड सी के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ दिखाया गया है कि समुद्र से ठंडी हवा भूमि की तरफ आ रही है और हमने अभी पढ़ा ही है कि समुद्र से आने वाली हवा को सी ब्रीज कहा जाता है। क्वेश्चन 5, Anjali asked the following task to be performed by students of class 7th while making an electromagnet not in correct sequence. अंजलि कक्षा 7th के शिक्षार्थियों को इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों जो सही क्रम में नहीं हैं उनका निष्पादन करने के लिए कहती है। ए, प्लेस सम पिन्स नियर द एंड ऑफ ए नेल, कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। बी, स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स,
करंट प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। सी, वाइंड ए कॉपर वायर टाइटली अराउंड एन आयरन नेल, लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। डी, कनेक्ट फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सी डी ए बी। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा तार लेंगे जो प्लास्टिक से ढका हुआ होगा और एक लोहे की कील लेंगे जो लगभग 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबी हो। अब कील पर कॉपर की तार कसकर कॉइल की तरह लपेटेंगे। अब स्विच के माध्यम से सेल के टर्मिनल्स को तार के दोनों सिरों से कनेक्ट करेंगे। कील की नोक के पास कुछ पिंस रखेंगे। अब स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही जब करंट पास होगा तो सारी पिंस कील की नोक के साथ चिपक जाएंगी और अगर स्विच ऑफ करेंगे तो सारी पिंस कील की नोक से छूटकर नीचे गिर जाएंगी। जब करंट कॉइल से पास होता है तब यह कॉइल चुंबक की तरह काम करता है और जब करंट पास होना बंद हो जाता है तब कॉइल अपने चुंबक तत्व को खो देता है। ऐसे कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सी डी ए बी सही क्रम क्यों है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्वेश्चन 6, द टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन क्लास 6 कैन बी टॉट मोस्ट इफेक्टिवली बाय। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट, यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। सेकेंड, यूजिंग गुड होम असाइनमेंट्स, अच्छा गृह कार्य करवाकर। थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग मोर ग्रुप डिस्कशंस ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स, विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। फोर्थ, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स। हमारी डेली लाइफ में ऐसे कई उदाहरण हैं जब हम किसी पदार्थ को सामग्री के मिश्रण से अलग होने को नोटिस करते हैं। जैसे जब चाय बन जाती है तो हम चाय को छलनी से छानकर टी लीव्स को चाय से अलग कर देते हैं, और जैसे मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को मथ लिया जाता है। टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बाद कह सकती है कि सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर पेरेंट्स की मदद से यह कर देखेंगे। जब बच्चे खुद प्रैक्टिकली अपने हाथों से करेंगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, तभी सीखेंगे या तभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जब खुद करेंगे। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक ओजोन परत के डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सेकंड, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। थर्ड, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन 8, if we add a handful of garden soil to a beaker filled 3/4 with water, stir the contents with a stick to dissolve the soil and then let it stand undisturbed for some time, we observe different layers. The order of these layers from the bottom to the top is. यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मिट्टी मिलाएं और फिर इसे किसी स्टिक से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मिट्टी जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने के पश्चात ऑब्जर्व करने पर हम ये पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। हमें ये बताना है कि इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्या क्रम है। फर्स्ट, सैंड, ग्रेवल, क्ले, वाटर, ह्यूमस। सेकंड, क्ले, सैंड, ग्रेवल, ह्यूमस, वाटर। थर्ड, ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस। फोर्थ, ग्रेवल, क्ले, सैंड, ह्यूमस, वाटर। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, ह्यूमस।
हमें क्वेश्चन में परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम बताना है। तो ये देखिए, बीकर की तली पर होता है ग्रेवल, फिर उससे ऊपर सैंड होती है, फिर उससे ऊपर क्ले होती है, फिर वाटर होता है और सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। क्वेश्चन 9, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 recommends that science education at upper primary stage should focus on। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए, यानी किस पर बल देना चाहिए। फर्स्ट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन लर्निंग ऑफ साइंस। विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने। सेकंड, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। थर्ड, मिनिमाइजिंग सोशल डिस्पैरिटीज इन द स्टूडेंट्स। शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। फोर्थ, प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज एंड नॉलेज बेस फॉर पीसफुल सोसाइटी। शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और नॉलेज को बढ़ावा देना। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो भी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा हो उसे स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और टीचर को स्टूडेंट्स की मदद भी करनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स क्लासरूम लर्निंग को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ सकें। एनसीएफ 2005 के अनुसार अपर प्राइमरी स्टेज पर साइंस एजुकेशन को इसी पर बल देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि टीचर फूड के बारे में पढ़ा रही है तो टीचर को बच्चों को पूछना चाहिए कि चलो बच्चों बताओ, आप कहीं घूमने गए या अपने आसपास आपने कितने प्रकार का फूड देखा है, आपने क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया, और आपको पता है जो खाना आपने खाया उसमें कौन कौन से विटामिन थे, कितना प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस पुट करने से बच्चे खुद फूड के कॉन्सेप्ट को अपनी निजी और स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा सेट संचारी रोगों यानी कम्युनिकेबल डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट, मियादी बुखार यानी टाइफाइड, मलेरिया, रक्तहीनता यानी अनीमिया, स्वाइन फ्लू। सेकंड, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया। थर्ड, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। फोर्थ, अनीमिया, स्कर्वी, डायरिया, हैजा यानी कोलरा। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। माइक्रोबियल डिजीज यानी सूक्ष्म जीव संबंधी बीमारियां जो संक्रमित व्यक्ति से हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकती है। ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज फाउंड इन आंट्स स्टिंग। चींटी के दंश यानी डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। फर्स्ट, फॉर्मिक एसिड। सेकंड, ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड, एसिटिक एसिड। फोर्थ, एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। जब एक चींटी काटती है तो वह त्वचा में एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है। एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए त्वचा पर बेकिंग सोडा को रब करना चाहिए, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या कैलेमाइन सॉल्यूशन को रब करना चाहिए जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। Question 12, Amrita is trying to set up an electric circuit. She runs short of connecting wires. Which of the following materials can she use to complete the circuit? अमृता एक सर्किट व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। सर्किट को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है। फर्स्ट, ग्लास रॉड यानी कांच की रॉड। सेकंड, रबड़ पाइप। थर्ड, थिक थ्रेड यानी मोटा धागा। फोर्थ, स्टील वायर यानी स्टील की तार। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्टील वायर। स्टील वायर का मटेरियल करंट को उसमें से पास होने के लिए अलाउ करेगा, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा।
इसलिए अमृता सर्किट को सेटअप करने के लिए स्टील वायर का यूज करेगी। देखिए डायग्राम ए में तार के कम पड़ जाने के कारण यह सर्किट पूरा नहीं हो सका, इसलिए बल्ब नहीं जल सका। डायग्राम बी में सर्किट को पूरा करने के लिए स्टील की चाबी का इस्तेमाल किया गया है। स्टील इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसलिए करंट को पास होने देगा जिससे बल्ब जल जाएगा। इसलिए अमृता ने स्टील की वायर का यूज किया सर्किट को पूरा करने के लिए। हम स्टील की किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, वो सेफ्टी पिन भी हो सकती है। क्वेश्चन 13, An animal pops out its stomach through its mouth to eat the soft material of those animals which are covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell and eating the soft material, the stomach goes back into the body of the animal to slowly digest the food. The name of this animal is। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का क्या नाम है? फर्स्ट ऑक्टोपस, सेकंड टॉर्टोइस, थर्ड स्टारफिश, फोर्थ क्रोकोडाइल। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन स्टारफिश। ये देखिए स्टारफिश। क्वेश्चन 14, NCERT साइंस टेक्स्ट बुक्स फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस include large number of daily life related questions which have been left unanswered. This has been done so that उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की NCERT की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या में प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फर्स्ट स्टूडेंट्स कैन सीक आंसर टू दीज क्वेश्चंस बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। शिक्षार्थी विभिन्न सोर्सेज की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। सेकेंड, टीचर्स हैव ए गुड पूल ऑफ क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट पर्पस। आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। थर्ड, स्टूडेंट्स कैन सेंड दीज क्वेश्चंस टू साइंटिस्ट टू गेट द आंसर। शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिक को भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। फोर्थ, टीचर्स कैन यूज दीज क्वेश्चंस फॉर होम असाइनमेंट। शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सकें। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट्स कैन सीक आंसर टू दीज क्वेश्चंस बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जब स्टूडेंट्स अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके आंसर ढूंढेंगे तो उन्हें खुद क्वेश्चंस का सल्यूशन ढूंढने की आदत पड़ेगी, जो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही आंसर ढूंढने पर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ ही साथ जब वे पढ़ाई को डेली लाइफ के साथ जोड़ देंगे तो उन्हें पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा। Question 15, which of the following organisms can prepare their own food by photosynthesis? निम्नलिखित जीवों में से कौन फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बना सकता है? फर्स्ट फंगी, सेकंड एल्गी, थर्ड वायरस, फोर्थ राइजोबियम। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन एल्गी। तालाब या स्थिर जल निकायों में हरे रंग के पैच होते हैं। यह आमतौर पर एल्गी नामक जीवों की वृद्धि से बनते हैं। एल्गी हरे रंग के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो उन्हें हरा रंग देता है। एल्गी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.